बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान आपका केमिस्ट्री के इस क्लास में वेलकम करता हूँ। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर लिया था। अब जो आखिर के टॉपिक है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। देखें आप, हेडिंग लिखा हुआ है बायोमॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा उठता है वो यही उठता है कि ये बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, एक वर्ड है बायो और दूसरा है मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोज मीन्स लाइफ, यानी लिविंग बॉडी के लिए इसेंशियल कंपोनेंट जो होंगे उसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब सवाल ये उठा कि लाइफ के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इसेंशियल हैं। फिर सवाल ये उठेगा कि वो इसेंशियल क्यों हैं, वो ऐसा क्या काम करते हैं जिससे लाइफ स्मूथली रन होता है। तो पहले आप समझ लीजिए, बायोमॉलिक्यूल्स में जो हमें पढ़ना होता है वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो लाइफ का इसेंशियल कंपोनेंट है। दूसरा जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो प्रोटीन है। दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलें जो लाइफ के लिए इसेंशियल है, तो उसमें आएगा फैट्स या लिपिड्स। न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आ जाएगा हार्मोन्स, विटामिन्स, तो लाइफ के लिए इतने कंपोनेंट एटलीस्ट चाहिए। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब था इसेंशियल मॉलिक्यूल्स फॉर लाइफ। अब मैंने कहा ना कि सवाल उठा कि आखिर लाइफ के लिए ये कंपोनेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्या काम करते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि ये काम करते हैं फ्यूल की तरह, इसीलिए इनको बायोफ्यूल भी कहते हैं। बायोफ्यूल ईंधन की तरह काम करते हैं, यानी खुद ये जलते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको। तो ये एनर्जी प्रोवाइडर हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? एनर्जी प्रोवाइडर मॉलिक्यूल। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये जानें कि बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी देता है और उस एनर्जी का यूटिलाइज करके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, जिससे लाइफ स्मूथली चलती रहती है। तो लाइफ का इसेंशियल कंपोनेंट है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे आप बायोफ्यूल्स भी कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो कि सबसे मेन पार्ट होगा हमारा इस टॉपिक का, इसीलिए इसे तो हम डील करेंगे ही करेंगे। साथ में प्रोटीन, तो देखिए प्रोटीन एक्चुअली बना हुआ होता है एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड का बना हुआ होता है प्रोटीन। यही एंजाइम भी पढ़ा जाएगा। प्रोटीन का बना हुआ है एंजाइम्स, यानी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। फैट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है, इसमें हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए,
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको पता होगा प्रोटीन, आरएनए या राइबोसोम कि अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो वो बनाता है। खैर, हार्मोन्स, विटामिन्स की बहुत कम ज़रूरत होती है। विटामिन बी बेसिकली दो तरह के, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन है बायोमॉलिक्यूल्स हेडिंग के अंदर जो हमें पढ़ना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप समझें तो कार्बन प्लस वाटर होगा। हाइड्रेट मीन्स वाटर और बाकी कार्बो मीन्स कार्बन। तो कार्बन प्लस वाटर कहो या इसी को कहा जाता है कार्बन इन वाटर। कार्बन इन वाटर। खैर, तो हम लोग पहला टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। तो हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स बना हुआ होता है तीन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या कार्बन इन वाटर समझेंगे तो यही है। यानी कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। इसमें जो शर्त है वो सुनिए, क्या शर्त है? शर्त ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर का रेशियो 2:1 होगा। क्योंकि वाटर यही है, वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर 2:1 रेशियो में होता है। हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। यानी हर एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन शर्त क्या है? द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज वाटर। ये जो रेशियो है ये बिल्कुल सेम रेशियो है, सेम रेशियो एज इन वाटर। वाटर के फॉर्मूले में भी आप देखिएगा तो फॉर्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्लियर? तो कहने का मतलब वही हो गया, घुमा फिराकर आप कह सकते हैं इसमें दूसरा पॉइंट सिंपली आपको कहना था कार्बन इन वाटर। कार्बन इन वाटर, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहो या कार्बन इन वाटर कहो, एक ही बात है। तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट जो हमने केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से आपको बताया। दूसरी बात, अगर हम इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक डिफिनेशन आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफिनेशन है। इसके माने क्या हो गए? हाइड्रोक्सी का मतलब हो गया OH, हाइड्रोक्सी मीन्स OH, और पॉली का मतलब हो गया मोर देन 1, एक से ज़्यादा OH होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब मोर देन 1 OH, एक से ज़्यादा OH होंगे। एल्डिहाइड एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ये होता है फॉर्मूला, और कीटोन भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें दोनों साइड में कार्बन बताया गया है आपको। इसे आप कह सकते हैं टर्मिनल
टर्मिनल कार्बोनाइल, CO को कार्बोनाइल कहते हैं, और किनारे पर ही होगा। किनारे पर अगर कार्बन और ऑक्सीजन होंगे तो समझा जाएगा एल्डिहाइड है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनल है, बीच में न हो, बीच में हो, किनारे पर न हो, नॉन टर्मिनल कार्बोनाइल, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसे कीटोन कहते हैं। तो एक से ज़्यादा OH होंगे, इसलिए नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी, और कार्बोनाइल टर्मिनल पे होगा तो एल्डिहाइड, और बीच में होगा तो कीटोन। कीटोन बीच में ही आता है और किनारे पे रहेगा तो उसे एल्डिहाइड कहेंगे। तो ये डिफिनेशन हमारा हो गया है स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये हो गया है हमारा मॉलिक्यूल या एटम या एलिमेंट के हिसाब से। तो खैर, कार्बोहाइड्रेट एक बायोफ्यूल्स है, क्लियर। इसके बारे में और डिटेल में अभी हम जानेंगे। तो फिलहाल तो इतनी सारी बातें आप नोट करें। अभी जो मैंने डिफिनेशन बताया कार्बन इन्वर्टर या एलिमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ। कार्बन होता है कुछ नंबर, उसको आप X लिख दो, और साथ में वाटर होता है, इसका भी नंबर लिख दो। ये X और Y बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले में हमेशा इस बात का खास ख्याल रखना है आपको कि जो X है ये बराबर हो सकता है Y के। X और Y बराबर हो सकते हैं, या अगर बराबर नहीं हुए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि X ग्रेटर देन Y होगा। कभी भी X लेस देन Y नहीं हो सकता। वो आप जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे वैसे समझेंगे। तो ये मैथमेटिकली मैं सिखा रहा हूँ कि X और Y मे बी इक्वल, मे नॉट बी। इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन X शुड बी ग्रेटर देन Y। X हमेशा ज़्यादा होगा Y से। कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को शुरू में हम लोग डिफाइन करते हैं दो हिस्सों में हम डिफाइन करते हैं इसको। फिर आगे चल के हम 3 में पढ़ेंगे, लेकिन जब पहला समझो। पहला होता है शुगर। कुछ कार्बोहाइड्रेट शुगर की कैटेगरी में आते हैं और कुछ नॉन शुगर। ये हमने टेस्ट के हिसाब से बताया है। जो कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा लगेगा उसे हम शुगर कहेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट टेस्टलेस होगा उसे नॉन शुगर कहेंगे। तो ये पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, वो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीट नेचर ऑफ टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट का या तो स्वीट नेचर होता है या स्वीट नेचर नहीं होता है। तो शुगर किसको कहेंगे? उन कार्बोहाइड्रेट को जिसका टेस्ट स्वीट मीठा है खाने में। नॉन शुगर कौन किसको कहेंगे? जो टेस्टलेस है, मतलब नो टेस्ट, इसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। ये ना समझिएगा कि मीठा नहीं हुआ तो शायद कहीं नमकीन हो जाए, शायद शोर हो जाए, शायद साल्टी नेचर हो जाए, बीटर हो जाए। नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही नॉन शुगर का कोई टेस्ट नहीं होता। टेस्टलेस होते हैं, नो टेस्ट होता है। जबकि शुगर वो होंगे जिसका स्वीट टेस्ट होगा। तो ये तो बहुत आराम से मैंने क्लासीफाई कर दिया मिठास देख कर कि मिठास है या मिठास नहीं है। मिठास है शुगर, मिठास नहीं है नॉन शुगर। अब सुनिए, शुगर वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो टाइप का, एक कहते हैं मोनोसैकेराइड्स,
और दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स दोनों खाने में मीठे लगते हैं, जबकि नॉन शुगर का दूसरा नाम है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स टेस्टलेस होते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो एक तरह से पॉलीमर जैसे होते हैं, पॉलीमर होते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो मोनोमर होते हैं, मोनोमर। सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, खाने में मीठा तो लगता ही है, साथ में सिंपल है। सिंपल है इसका मतलब नो हाइड्रोलिसिस, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, यानी ब्रेक डाउन नहीं होता पानी में। नो हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया, हाइड्रोलिसिस के माने होते हैं ब्रेक इन वाटर, यानी पानी में डालो टूट जाएगा। तो नो हाइड्रोलिसिस का मतलब इनको पानी में डालिएगा तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये नहीं टूट सकते। तो जो खाने में मीठा लगे और जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो उसे मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मोनोसैकेराइड्स में x और y हमेशा बराबर होंगे, और इन दोनों को मैं n कह देता हूं। इसीलिए फॉर्मूला यहां पर बनता है, मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला बनता है, मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जरा खुद सोचिए आप, अगर ये n है और ये भी n है तो कार्बन का नंबर यानी Cn, और H2 में n से मल्टीप्लाई करोगे 2NON। बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों n बोल दिया मैंने, यानी कार्बन और वाटर का नंबर बराबर होता है, कार्बन और वाटर का नंबर बराबर होता है। अगर कार्बन और वाटर का नंबर बराबर हो गया तब ये फॉर्मूला आ जाता। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, CnH2ON, इसी को सॉल्व करोगे ब्रेक करके तो ये बनेगा। बोलिए, तो सिंपल सी बात हो गई, खाने में मीठा लगे, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ना हो, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ना हो यानी इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते पानी में डालकर, ये टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल है, मोनोमर की तरह एक्ट कर रहा है, कंप्लीट एक ही मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? तो देखो, ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो कहते हैं ये बनता है मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो ये बनता है। 2 मोनोसैकेराइड मिले ओलिगो बन गया, 3 मोनोसैकेराइड मिले बन गया, 4 मिले बन गया। तो ओलिगोसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, लेकिन ये एक्ट नहीं करता पॉलीमर की तरह। पॉलीमर की तरह तो ये एक्ट करेगा। खैर आगे सुनिए, ये ऐसे होते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस अकर्स, यानी ओलिगोसैकेराइड को पानी में डाल दीजिएगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक, यानी वाटर में डालने पर ये ओलिगोसैकेराइड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक्स किस में होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इनटू मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड्स से बने हुए होते हैं ना, मोनोसैकेराइड से मिल कर बने हुए होते हैं। तो ब्रेक इनटू मोनोसैकेराइड्स इन वाटर,
यानी वाटर में जब भी हम डालेंगे ओलिगोसैकेराइड को तो वाटर का इस्तेमाल करके ये टूट जाएगा मोनोसैकेराइड्स में। चूंकि ये मोनोसैकेराइड्स में टूट गया है तो यहाँ पर x और y का नंबर कभी बराबर नहीं होगा, x हमेशा ग्रेटर होगा y से, x हमेशा ग्रेटर होगा y से। और ये तो पॉलीमर है, ये खुद बना हुआ है, ये खुद बना हुआ है किससे, बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं, मोनोमर यानी मोनोसैकेराइड्स, तो ये बनता है पॉलीसैकेराइड्स। और इसका भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, इसका भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो ये ब्रीफ क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर से मैं बताता हूँ आपको है क्या। देखो, जो खाने में मीठा लगे उसे शुगर कहेंगे, और उसके बाद पानी में डालकर देखो, अगर वो टूट गया तो कहेंगे ओलिगोसैकेराइड है, नहीं टूटा मोनोसैकेराइड्स है। और जो खाने में ही कोई टेस्ट ना दे उसे पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट को जो यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है वो दो पैरामीटर पर, पहला टेस्ट, मीठा है या मीठा नहीं है। मीठा है तो शुगर, अगर मीठा नहीं है तो पॉलीसैकेराइड्स या नॉन शुगर। उसके बाद जो शुगर है उसको पानी में डालो, टूट गया तो ओलिगोसैकेराइड्स, नहीं टूटा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में सिंपल फार्मूला है इसलिए नहीं टूटता है। तो ये चीज़ें हमें जाननी है। तो ओलिगोसैकेराइड्स पर आने से पहले मैं मोनोसैकेराइड्स को ही डिटेल में स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह करके पढ़ लेता हूँ। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन हमने देखा। वैसे अभी और भी क्लासिफिकेशन हैं इसके अंदर, जैसे रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ जाए स्ट्रक्चर वाइज मोनोसैकेराइड्स का, और फिर ये कैसे फॉर्मूला होता है और स्ट्रक्चर पर भी डिफाइन किया जाता है इन सबको। तो देखिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अब पढ़ने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो फॉर्मूला क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन 2n और ऑक्सीजन ON। इसमें ये बात एकदम समझने वाली है कि n शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 3। n की जो वैल्यू है ना वो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स ओपन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, यानी ओपन और साइक्लिक दोनों। तो भाई साइक्लिक के लिए कम से कम आपको 3 सेंटर चाहिए। तो ये n बराबर 3 या मोर देन 3 क्यों है, क्योंकि इट एग्जिस्ट ऑल्सो इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन में तो होता ही है, साथ साथ साइक्लिक में भी होता है। एंड फॉर रिंग एट लीस्ट 3 सेंटर रिक्वायर्ड, कम से कम 3 सेंटर तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए n की वैल्यू या तो 3 होती है या 3 से बड़ी होती है। नंबर ऑफ कार्बन यानी सेंटर मोर देन 3 और इक्वल टू 3। तो इसकी तो बाकी प्रॉपर्टी आपको पता ही है, क्या क्या पॉसिबल पता है आपको। इसके बारे में ये पता था, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, खाने में मीठा लगता है इसीलिए इसको शुगर कहते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है इसीलिए ये मोनोमर है। और शायद यही वजह है कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता, नो हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन नहीं होता वाटर में। अब देखिए नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से हम इसे कहेंगे
अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका नाम है ट्राइओज। अगर 4 है तो नाम है टेट्राओज। 5 है तो नाम है पेंटाओज। और अगर 6 है हेक्साओज, मतलब हेक्सोज। हेक्साओज को या हेक्सोज को, पेंटोज या पेंटाओज, टेट्राओज, ट्राइओज। तो ट्राइओज, एक बात और मैं आपको बता दूं, ओज के माने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और कहीं पर लिख लीजिए, इस ओ को अगर मैं ए कह दूं तो ASE एज बन जाएगा। एज आता है एंजाइम के लिए। ये नोमेनक्लेचर का एक रूल है। अगर ओज हो गया, जैसे ग्लूकोज, आगे बढ़ेंगे, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, सुक्रोज, ये सब के सब जो ओज वाले हैं ना, सेलुलोज, इनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ओज लिखा गया है। और ये एज जो है आप आगे पढ़ेंगे, एंजाइम के नाम हैं, जैसे एमाइलेज। देखेंगे हम लोग जब एंजाइम में आएंगे। तो जिस भी नोमेनक्लेचर में लास्ट में एज रहेगा उसे हम एंजाइम की कैटेगरी में कहेंगे। ये प्रोटीन या एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट उसे कहेंगे जिसके नोमेनक्लेचर में ओज होता है। तो खैर यहाँ तो काफ़ी आसान, ट्राइओज। इसके मानी ये हो गए कि n की वैल्यू 3 होगी, और अगर n की वैल्यू 3 होगी तो फॉर्मूला बनेगा C3H6O3। ऑक्सीजन से 2 गुना है हाइड्रोजन, वाटर वाला रेशियो। अब देखो 3 कार्बन आपको बनाने हैं बेटा, 1 2 3। पहले कार्बन पर अगर एल्डिहाइड लगाया तो बाकी दोनों पर एल्कोहल लगाना होगा, बाकी दोनों पर एल्कोहल लगाना होगा। तो मोर देन OH, दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ में आया? अब इसमें बहुत कुछ स्ट्रक्चर में हमें जानना है, सीखना है। तो मैं पहले बता दूं आपको कि जो 3 कार्बनों वाला ट्राइओज देख रहे हैं, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज लास्ट थर्ड कार्बन। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड लास्ट कार्बन को देखा करो। सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, यानी लास्ट से ठीक पहले वाला कार्बन। इस कार्बन पर OH अगर राइट में होगा तो इसे D कहेंगे। दिस इज D। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो पॉजिटिव। D एक कॉन्फ़िगरेशन है, और प्लस का जो साइन है वो बता रहा है कि लाइट को ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ये लाइट को क्यों क्लॉकवाइज घुमा रहा है? क्योंकि ये एक स्टेरियो सेंटर है, इसको कायरल सेंटर कहते हैं। ज़रा देखो, कार्बन के पास चारों ग्रुप अलग अलग, इधर एल्कोहल, इधर हाइड्रोजन, ऊपर एल्डिहाइड और नीचे CH2OH। कार्बन भी गिन लो, 3 कार्बन है, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो एक्चुअली इस कार्बन को आप कहिएगा कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग हो, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, यानी वो कार्बन जिसपे ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, चारों के चारों ग्रुप अलग अलग अगर हुए तो उसको कायरल कार्बन कहते हैं या असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। यही लाइट को घुमाता है। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए तो पॉजिटिव। तो दिस प्लस साइन इंडिकेट्स दैट
डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या हो गया? पीपीएल रोटेट क्लॉकवाइज। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। आइसोमेरिज्म पढ़ाया गया है। जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है उसको डेक्स्ट्रो कहते हैं बेटा। अगर यही माइनस होता तो लीवो रोटेटरी होता। वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। घड़ी के जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी 12, 11 इस डायरेक्शन में जाएगा, 12, 11, 10, 6, 3, 1 उस डायरेक्शन में चलने को एंटी क्लॉकवाइज। अभी तो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या? 12 के बाद 1 पे आए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 इस तरह से मूव करे तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, खासतौर से मोनोसेक्राइड, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं और डी फॉर्म होता है। अच्छा, डी क्या लिखा गया है? डी लिखा गया है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन है ये लाइट को रोटेट नहीं कर रहा, इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन। अगर OH कॉन्फ़िगरेशन डी कब बोलेंगे? इफ़ OH ऑन लास्ट कायरल कार्बन। ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ही कायरल कार्बन देखना। इसमें तो खैर एक ही कायरल कार्बन है। लास्ट कायरल कार्बन पर OH ऑन लास्ट कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करता है। अगर ये OH राइट में है तो कॉन्फ़िगरेशन आपका D होगा, और अगर ये लेफ्ट में है तो कॉन्फ़िगरेशन L होगा। यही OH अगर इधर होता तो L कहलाता। खैर वैसे कार्बोहाइड्रेट D होते हैं, ये याद रखिएगा, D होते हैं और जनरली पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो लास्ट कायरल होगा ना वो हमेशा इधर होगा। अच्छा, 3 कार्बन इसलिए भी लेते हैं, एक तो रिंग का लॉजिक है और दूसरा लॉजिक क्या है 3 के लिए, क्योंकि कीटोन बनाना है बेटा। पॉलीहाइड्रोक्सी तो चाहिए, यानी 2 कार्बन पे OH ग्रुप तो चाहिए, और साथ में एल्डिहाइड चाहिए। तो तीसरा कार्बन एल्डिहाइड के लिए आ रहा है या कीटोन के लिए आ रहा है? या तो एल्डिहाइड के लिए आ रहा है या तो कीटोन के लिए आ रहा है। खैर, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने टेट्रोस कहा है, टेट्रोस या टेट्राओस, टेट्रा इसलिए बोला गया चूंकि इसमें N की वैल्यू 4 है। अच्छा, N की वैल्यू 4 है तो फॉर्मूला आ गया C4H8O4। अब इसमें अगर आप देखें तो 4 कार्बन है, बिल्कुल लीनियर बना लीजिए चारों को। पहले पर टर्मिनल पर एल्डिहाइड लगा दीजिए, उसके बाद सारे कार्बन पर आपको OH लगा देना है और बाकी जगह H। अब देखिए अगर आप काउंट करके, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। इसमें याद कीजिए क्या मैं बोल रहा हूं, ये वाला जो है सेकंड लास्ट कायरल कार्बन है, सॉरी लास्ट कायरल कार्बन, वैसे सेकंड लास्ट कार्बन होना चाहिए या लास्ट कायरल होना चाहिए। कायरल इसमें 2 हैं, एक ये भी कायरल सेंटर है, ये जिस पे मैं स्टार लगा दूंगा वो कायरल। इस पर भी चारों ग्रुप अलग अलग लगे हैं, पहला एल्डिहाइड, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा एल्कोहल, और उसके बाद चौथा ये पूरा ग्रुप, ये पूरा तीसरा चौथा कार्बन दोनों लगे हुए हैं इस कार्बन से। जबकि तीसरा कार्बन कायरल क्यों है? एल्कोहल H, नीचे देखोगे तो CH2OH, ऊपर देखोगे तो ये पहला दूसरा दोनों कार्बन आकर जुड़ा है तीसरे से। चौथा वाला कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर 2 सेम ग्रुप हैं HH। पहला वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड है, इस पर 3 ही डायरेक्शन है, जबकि मैंने कहा था चारों डायरेक्शन में होने चाहिए अलग अलग ग्रुप।
तो यहाँ तो एल्डिहाइड होने की वजह से 3 ही डायरेक्शन था, इसलिए ये चारों डायरेक्शन में बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसलिए कायरल नहीं है। और यहाँ चौथा वाला जो है इसमें 2 सेम ग्रुप आ गए हैं, इसलिए कायरल नहीं है। चारों डायरेक्शन होने चाहिए, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तभी कायरल। तो खैर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये डी फॉर्म है। अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस, टेट्रोज कह दीजिए इन जनरल, टेट्रोज। ये ओज बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट है 4 कार्बनों का बना हुआ। अच्छा इसको एक बात और मैं बता दूं, अगर हम इसको कीटोन फॉर्म में बनाएं, अभी ये एल्डोज फॉर्म में है, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं डी प्लस एल्डोटेट्रोज। 4 कार्बन तो है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, इसलिए एल्डोज। इसको भी एल्डो कह सकते हैं, लेकिन मैं इसी का दूसरा बना रहा हूं 4 कार्बन का, 1 2 3 4। अब जरा देखो, सेकेंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप है और बाकी सब जगह क्या कहा गया है आपको, एल्कोहल लगाने के लिए, एल्कोहल लगाने के लिए। हर बार फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने कार्बन होंगे सब पर एल्कोहल आएगा, इसलिए तो नाम था इनका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब बैलेंस ही पूरा कीजिएगा हाइड्रोजन के में से, इसमें 2 बॉन्ड बना लिए, बाकी 2 हाइड्रोजन। इसने टोटल 4 बॉन्ड बना लिए हैं, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसने भी 2 बनाए थे। अब अगर आप काउंट करें ऊपर से, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो ऊपर से ही होगा, क्योंकि आपको सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कीटोन, इधर से देखते तो थर्ड पे दिखता, इसलिए ऊपर से काउंटिंग कीजिएगा। तो लास्ट कार्बन कायरल नहीं है और फंक्शनल ग्रुप कीटोन वाला कायरल नहीं है, ये कार्बन कायरल है, ये भी कायरल नहीं है। तो जो कायरल होता है, लास्ट कायरल जो होता है वही डिसाइड करता है। तो ये तो हो गया डी, क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्लस। अब देखो, चूंकि यहां पर कीटोन है इसलिए इसको कहेंगे कीटो टेट्रोज, यानी फंक्शनल ग्रुप कीटोन आया है। और यही अगर मैं OH इधर बना देता तो ये L हो जाता बेटा। लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस लिखेंगे L प्लस, अगर लाइट को एंटी क्लॉक घुमाएगा तो L माइनस। D प्लस हो सकता है, D माइनस भी हो सकता है। ये तो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, आपने पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री में, मैं नहीं पढ़ाया है, आपको याद दिला दूं, मैंने क्या बोला था कि एक ऑर्डिनरी लाइट होता है, उसको हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम एक सॉल्यूशन से उसको पास करते हैं, TPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को। अगर रोटेशन हो गया तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ऑप्टिकल आइसोमर वो शो कर रहा है। अब वो डिफ्लेक्शन का या रोटेशन का क्या पैरामीटर है, 2 तरीके से रोटेशन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, R फॉर्म कहलाता था, और अगर एंटी क्लॉकवाइज गया है तो डेक्स्ट्रो लीवो कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज गया है तो लीवो कहेंगे, और S से रिप्रेजेंट करते थे वहाँ। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर देख लिया। सब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हो सकते हैं। चलो 5 वाला देखते हैं। जब N की वैल्यू 5 हो जाए और फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O5। इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है। तो अब ये सब हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए सिर्फ बताया था। चलो पेंटोज का देखते हैं। पेंटोज 5 कार्बन, 1 2 3 4 and 5। एल्डिहाइड मान लो बना रहे हैं, बाकी सब जगह OH बोला है। एल्डोज बनाया मैंने, इसमें 1 2 3 4 5। This 4 is chiral, this third is chiral, this second is chiral, but last chiral is fourth position, 4th कार्बन। और 5वां chiral नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक है, दोनों हाइड्रोजन सेम है। पहले पे तो एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होने की वजह से 3 ही डायरेक्शन में बॉन्ड बनाएगा। खैर, इसको क्या कहेंगे बेटा, तो इसका नाम है राइबोज। याद रखना होगा, ये बहुत फेमस नाम है राइबोज। राइबोज RNA बनाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है।
जब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की तो हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो पेंटोज शुगर है, और पेंटोज शुगर में राइबोज लेते हैं, इसलिए तो नाम है आरएनए, इस आर की वजह से। अब देखो मैं इसी में बता रहा हूं मैं कि इसमें अगर आप एक ऑक्सीजन कम कर दें, यानी माइनस ऑक्सीजन, अच्छा ये ऑक्सीजन आपको कहां से कम करना ये भी जरूरी है, माइनस ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन। अगर आपने राइबोज के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन कम कर दिया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, तो अब ये क्या बना, स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड, सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दोगे तो इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन बचेगा, बाकी सब वही OH 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 H H H H. This is your first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth. Fourth one is last chiral which decided the configuration, जो configuration decide कर रहे हैं। अब देखो सेकेंड पोजीशन कायरल नहीं रहा, यहाँ कायरल था, ये कायरल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है। तो इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कहते हैं डी ऑक्सी। डी का मतलब होता है रिमूव, ऑक्सी निकाल दिया गया, मतलब ऑक्सीजन निकाल दिया गया है राइबोज से, तो डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज इसका इस्तेमाल करते हैं डीएनए में। तो आरएनए में राइबोज का इस्तेमाल करते हैं, डीऑक्सी राइबोज का इस्तेमाल करते हैं डीएनए में। बस फर्क क्या है कि राइबोज में जो सेकंड कार्बन है उस पर OH होगा, जबकि यहाँ OH नहीं होगा, H होगा। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है डीएनए में, सेकंड पोजीशन से एक ऑक्सीजन गायब रहता है, तो इसे हम लोग डीऑक्सी राइबोज कहेंगे। लेकिन दोनों पेंटोज शुगर के ही एग्जाम्पल में आएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब इसका आप इस फॉर्मूला लिखोगे तो इसका फॉर्मूला तो साफ साफ है कि 5 कार्बन है और 5 ही वाटर है, O5H10, 5 दूनी 10। यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा, कार्बन तो 5 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 10 के 10, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, यानी रेशियो वाटर वाला नहीं रहा, क्योंकि ऑक्सीजन आपने निकाल लिया, जैसे ही ऑक्सीजन निकाल लिया रेशियो चेंज हो गया। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बात राइबोज एक पेंटोज शुगर था, यहाँ पर ये बात सही है कि कार्बन और वाटर वाला रेशियो आपको फॉलो होगा, लेकिन यहाँ नहीं फॉलो होगा। यहाँ कार्बन और वाटर बराबर नहीं है, वाटर यहाँ 5, यहाँ कार्बन भी 5, बाकी सब जगह हम लोगों ने सेम देखा है। तो रेशियो थोड़ा सा चेंज हो गया। रेशियो चेंज होने की वजह यह है कि आपने सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन को निकाल लिया है, तो इस बातों को ख्याल रखेंगे। बाकी इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो हम लोग बात करेंगे जब बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, तब। तो पेंटोज शुगर को हटा दो। एक्चुअली हमें जो पढ़ना है मोनोसेक्राइड्स में वो हेक्सोज पढ़ना है। जो मोनोसेक्राइड्स में पढ़ना है वो बेसिकली हमें हेक्सोज पढ़ना है, हेक्सोज। तो मैं हेक्सोज की बात कर लेता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्सोज। हेक्सोज या हेक्साओज क्या हो रहा है भाई, n की वैल्यू 6। अच्छा, n की वैल्यू अगर 6 है तो फॉर्मूला आ गया C6H12O6। आपको जैसे ही ये फॉर्मूला लिखा जाता है जहन में आता है ग्लूकोज, लेकिन मैं बताऊं सिर्फ ग्लूकोज नहीं होगा, हेक्सोज में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं कि पहला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, दिस इज एल्डिहाइड, सेकेंड कार्बन OH, थर्ड कार्बन OH, फोर्थ कार्बन OH, फिफ्थ कार्बन OH, सिक्स कार्बन एक साथ लिख देता हूँ CS2OH, ये वही था OH HH, एक साथ लिख देता हूँ, कायरल नहीं है इसलिए। बाकी सब में आप गौर से देखें तो इधर OH है तो इधर H, इधर OH है तो इधर H, इधर OH है तो इधर H, इधर OH है तो इधर H। ये है हमारा ग्लूकोज।
ग्लूकोज। और ग्लूकोज बेसिकली देखा गया है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसका डी फॉर्म है। डी फॉर्म इसलिए है क्योंकि आप देखिए ये जो लास्ट कायरल वाला है, पांचवा, फिफ्थ कार्बन, ये कायरल कार्बन। अच्छा, इसमें सारे कार्बन का रोल है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन फिक्स्ड रहेगा कि OH इधर है। अभी तक हम सब जगह OH इधर बना रहे थे, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, सब में हमने तीसरे पर इधर बनाया है OH। यहाँ पे याद रखिएगा ग्लूकोज में या हेक्सोज में तीसरे पे OH इधर होता है, एकदम याद रखिएगा, तीसरे पे OH इधर फिक्स है, बाकी सब OH इधर लिखिए आप। तो ये तो D हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है D है, बाकी पॉजिटिव होता है और ये ग्लूकोज है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कायरल कार्बन कितने हैं? कायरल कार्बन कितने हैं भाई? पहला कायरल नहीं, आखिरी कायरल नहीं, बाकी सब कायरल, बाकी सब कायरल। तो 4 कायरल कार्बन होते हैं, 4 कायरल कार्बन होते हैं। ग्लूकोज की बात हो रही है तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। ग्लूकोज में हम लोग कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं ज़रा बताओ मुझे? इसको हम लोग कह सकते हैं एल्डोहेक्सोज कि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा और 6 कार्बनों वाला मोनोसेक्राइड है। अच्छा, दूसरी बात ग्लूकोज के अंदर जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अच्छा, कायरल कार्बन का नंबर उतना ही होगा जितना सेकेंडरी एल्कोहल होगा। सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल भी 4 हैं। इसको आप सेकेंडरी एल्कोहल कहिएगा क्योंकि इस कार्बन से 2 डिग्री लगे हुए हैं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। कार्बन के चारों तरफ जितने कार्बन होंगे वही डिग्री होता है। तो इस एल्कोहल को इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखिए, इस कार्बन से जुड़ा एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, इस कार्बन के चारों तरफ 2 कार्बन, इसलिए सेकेंडरी। ये इस कार्बन के भी चारों तरफ देखिए, तीसरे नंबर वाले के कार्बन के चारों तरफ चलिए, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, सेकेंडरी। इसके चारों तरफ चलिए, सेकेंडरी। इसके चारों तरफ चलिए, सेकेंडरी, ऊपर और नीचे, छठा कार्बन। इसके चारों तरफ चलिएगा तो प्राइमरी, सिर्फ ऊपर एक कार्बन मिलेगा। तो नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन इज़ 1। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, वो कितने होंगे? 1। और वो कहाँ रखे जाते हैं? लास्ट में, वो लास्ट में रखे जाते हैं। और एल्डिहाइड अगर आ गया, एल्डिहाइड अगर आ गया तो वो हमेशा एक्वायर करता है फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड होते हैं। अच्छा, ये सारी बातें हमने क्यों बोला? क्योंकि जितने कायरल कार्बन होंगे जितने कायरल कार्बन होंगे उससे हमें समझ में आएगा नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर। तो फॉर्मूला है 2 पे पावर n का, यही है। कितने कायरल हैं? तो 16 स्ट्रक्चर बनेंगे, 16 स्ट्रक्चर। तो आप बस जानो ये सारी बातें हो चुकी हैं स्टेरियो आइसोमरिज्म के अंदर। जो मेट्रिकल आइसोमर होता था, ऑप्टिकल आइसोमर होता था, तो खैर वहाँ हम लोगों ने देखा था। तो सिंपल 2 पे पावर n जो होता है उतने कॉम्बिनेशन एक्चुअली बन सकते हैं। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपने जहन में रखिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए, इससे हम लोग कई स्ट्रक्चर समझना चाह रहे हैं, एक एक करके मैं बनाऊंगा। हम इसको कहेंगे 2 ग्लूकोज। अब ये 2 ग्लूकोज का क्या मतलब होता है वो सुनिए। 2 ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं मैनोज, मैनोज। मतलब दूसरे कार्बन पर ओरिएंटेशन बदल दो, दूसरे कार्बन पर ओरिएंटेशन बदल दो, बाकी सब ग्लूकोज जैसा बनाओ, सब ग्लूकोज जैसा बनेगा। सेकंड पर ओरिएंटेशन बदल जाएगा, बाकी थर्ड का OH तो यहाँ फिक्स ही है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ पे तो OH इधर रहेगा ही। क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये वाली बात D बता रहा है, दिस इज D।
ये इंपॉर्टेंट चीज था। सेकंड का पोजीशन बदल दिए, बाकी सब, थर्ड तो इधर रहता ही है, बाकी सब सेम है। और कायरल वायरल नंबर वो सब भी सेम, कायरल कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, देखो ये सेकेंडरी है, कायरल भी है, ये सेकेंडरी है, कायरल भी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, कायरल भी है। जो कार्बन सेकेंडरी हो रहे हैं इत्तेफाक से वही यहाँ कायरल भी हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सही रहेंगी। एल्डिहाइड ही है, मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर आप सेकंड कार्बन का ओरिएंटेशन बदल दीजिएगा तो ये बन जाएगा मैनोज, ये बन जाएगा मैनोज, मैनोज। इसीलिए मैंने कहा इस फॉर्मूले से सिर्फ ग्लूकोज नहीं समझा जाएगा, ग्लूकोज तो स्ट्रक्चर जब बनेगा तब समझ में आता है कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो ग्लूकोज है। और इसमें सेकंड पोजीशन को अगर आपने बदल दिया तो मैनोज। हर पोजीशन का एक रोल है, जैसे पांचवें पोजीशन का रोल था डी बताने में। अब आगे हम लोग देखेंगे, तीसरा तो खैर फिक्स है, पहला फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, दूसरे पे चेंज हुआ तो मैनोज, और चौथे पर अगर चेंज आपने कर दिया, चौथे पर फोर्थ पोजीशन पे अगर आपने चेंज कर दिया, इसको आप कहिए 4 ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज, तो इसका नाम है गैलेक्टोज। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि ग्लूकोज में ही दूसरे कार्बन पे खाली चेंज करेंगे तो मैनोज, और चौथे पे चेंज करेंगे तो गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज का ही ये दोनों आइसोमर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, खाली स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो अब देखिए गैलेक्टोज का अगर मैं बनाऊं तो क्या बनाऊंगा। अच्छा, ग्लूकोज का मतलब हो गया OH दूसरे पर इधर, तीसरे पे तो इधर फिक्स है, चौथा चेंज हो गया है तो इधर रहेगा, पांचवा D बताता है, और ये छठा। दिस इज अगेन फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये बता रहा है डी फॉर्म, चौथा बता रहा है कि ग्लूकोज में चेंजेस हो गया है। तो ग्लूकोज में चेंजेस हो गया तो अब ये बन गया गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो 3 स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिए, सब के सब क्या हैं, एल्डोहेक्सोज हैं। फर्स्ट पोजीशन पे सबके एल्डिहाइड होगा, नंबर ऑफ कायरल कार्बन या सेकेंडरी एल्कोहल सब में 4 होंगे, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एक ही होगा जो सबसे लास्ट में होगा। टोटल 5 एल्कोहल हैं सब में, 4 सेकेंडरी 1 प्राइमरी, और सब में फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए एल्डोहेक्सोज के कैटेगरी में ये तीनों आएंगे। अच्छा, ये तीनों आपस में आइसोमर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो सुनिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको ईपीमर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ईपीमर, ये याद रखना है। ईपीमर यानी ग्लूकोज से मैनोज का रिश्ता है ईपीमर का। ये बताऊंगा मैं ईपीमर क्या है। और ग्लूकोज से गैलेक्टोज का रिश्ता भी ईपीमर है, ईपीमर। अब ये ईपीमर क्या है? अच्छा, इन दोनों का रिश्ता भी ईपीमर होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं। क्या पहला सेम, दूसरा अलग अलग? नहीं सर, दूसरा सेम है, नहीं दूसरा अलग अलग है। यहाँ H इधर, OH इधर है, दूसरा अलग अलग, तीसरा सेम, चौथा सेम, पांचवा सेम, चौथा सेम नहीं है, चौथा सेम नहीं है, पांचवा सेम, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैं लिख रहा हूँ। ईपीमर किसको कहेंगे? तो सुनो, ईपीमर कहते हैं चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एट 1 कार्बन ओनली, यानी 2 स्ट्रक्चर में सिर्फ 1 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर बदल जाए तो उसे ईपीमर कहेंगे। चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एट 1 कार्बन ओनली, 1 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बदलना है, और 1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलना है तो ये याद रखिएगा 1 कार्बन ओनली में
ये फर्स्ट कार्बन नहीं होने चाहिए, नॉट फर्स्ट कार्बन। पहले कार्बन को छोड़कर बाकी किसी भी कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन को छोड़कर, चूंकि एल्डिहाइड है, फर्स्ट कार्बन को छोड़कर बाकी किसी भी कार्बन पर अगर ओरिएंटेशन बदल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, तो उसको ईपीमर कहते हैं। लेकिन बदलना क्या चाहिए? बस एक। तो आप देखो ग्लूकोज और मैनोज में सारे कार्बन सेम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन लग रहे हैं, बस सेकंड वाला चेंज हो रहा है। तो एक ही कार्बन का चेंज है क्या, इसलिए ये ईपीमर है। अच्छा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को देखो, क्या इसमें तुमको दिख रहा है कि चौथे वाले कार्बन पर खाली कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, पांचवें पे चेंज नहीं होता है क्योंकि सब डी है, और तीसरा भी फिक्स्ड है, तो तीसरे पे चेंज का सवाल ही नहीं होता, पांचवें पे सवाल ही नहीं होता। तो सवाल हमेशा कहाँ आएगा? तो दूसरे और चौथे पर आएगा। तो दूसरे पे चेंज हो गया तो मैनोज, चौथे पे चेंज हो गया तो गैलेक्टोज, एंड दे आर ईपीमर। ग्लूकोज के रेस्पेक्ट पे दे आर ईपीमर। इन दोनों को ईपीमर नहीं कहेंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को। एक लास्ट है जो हमें पढ़ना है, ये सब एल्डोज की कैटेगरी में आ रहे थे। अगर हम इसका कीटोज बनाएं, 6 कार्बन हमें लिखना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर दूसरे कार्बन पर हम कीटोन लगा दें तो अब पहले पर आ जाएगा, देखो OH HH, इसको एक साथ लिख लो CS2OH, दिस इज अगेन प्राइमरी अल्कोहल, और लास्ट में भी CS2OH। बाकी ये पांचवा कार्बन है OH H, चौथा कार्बन है OH H, ये तीसरा कार्बन है OH H। नंबरिंग, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। पांचवे पे OH इधर है D। इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आपको कि इसका नाम हो गया है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है। अभी तक हमने कोई लीवो नहीं बताया था, सब पॉजिटिव बताया था। ग्लूकोज पॉजिटिव, मैनोज पॉजिटिव, गैलेक्टोज पॉजिटिव, सबका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, लेकिन फ्रक्टोज एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये माइनस साइन बता रहा है कि ये लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब क्या हो गया? PPL रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें दो मेजर चेंजेस आया है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, और दूसरी चीज क्या होगी कि फ्रक्टोज जो है आपका वो है कीटो हेक्सोज। अच्छा, अब कायरल कार्बन देखा जाए, 1 2 3, सिर्फ 3 कायरल है और 3 ही सेकेंडरी है, यानी सेकेंडरी एल्कोहल और कायरल कार्बन का नंबर 3 है, प्राइमरी एल्कोहल का नंबर 2 है, और ये फर्स्ट एंड लास्ट है। लास्ट तो होता ही है, इस बार फर्स्ट पर भी प्राइमरी है। तो नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर 2 पे पावर 3 दैट इज 8 हो गए। यही बताता है कितना 2 पे पावर लगाना है, 2 पे पावर कितना लगाना है। तो देखें आप, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये सब एल्डिहाइड हैं, और ये फ्रक्टोज आपका कीटोन है। दूसरा डिफरेंस, इन तीनों में याद रखेंगे, इन तीनों में लाइट क्लॉकवाइज घूमता है, सबका सब पॉजिटिव है डेक्स्ट्रो, और ये फ्रक्टोज जो है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इसलिए इसको कहेंगे लीवो। अच्छा, इनका रिश्ता अगर हम बोलें तो ग्लूकोज के साथ या मैनोज के साथ या गैलेक्टोज के साथ इसका फ्रक्टोज का जो रिश्ता है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है।
यहाँ नॉन टर्मिनल कार्बोनाइल है, टर्मिनल नहीं है, बीच में आया है, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन है, और ये सब टर्मिनल है, किनारे पर आया है, किनारे पर आया है। तो ये तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है हेक्सोज के बारे में, यानी मोनोसेक्राइड्स के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखिएगा आप। अब देखो, ग्लूकोज को हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? ओपन स्ट्रक्चर। अब हम इसी ग्लूकोज का एक साइक्लाइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, साइक्लाइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। रिंग बनाना सीख रहे हैं। साइक्लाइजेशन, रिंग बनाएंगे। तो देखो, ये हमारे पास एल्डिहाइड, वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस इज 6। अच्छा, साइक्लाइजेशन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप और वही जो डी बता रहा था उनके बीच में होता है। ये जानबूझ के मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखलाया है, बाकी सब ये OH तीसरा वाला है तो OH इधर, दूसरा वाला ये ग्लूकोज बना दिया बेटा, मैंने ग्लूकोज बना दिया, ठीक। दिस इज ग्लूकोज। पोजीशन भी लिखते चलेंगे, रिंग बनाने में आसानी होगी। अब देखो होता क्या है, ये यहाँ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और ये जो ऑक्सीजन है पांचवें कार्बन का, ये अपना लोन पेयर इसको ला कर देता है और एक क्लोज रिंग बनता है। अब ये जैसे ही देगा इस पर प्लस चार्ज आएगा। स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखलाना, सिर्फ समझा दे रहा हूँ। यानी होना क्या है वो सुनो, ये जैसे ही इधर जाएगा ये माइनस, ये प्लस, प्लस होगा तो इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, जहाँ पहले 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे थे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर एक रिंग बना लेगा। 6 मेंबर रिंग, स्टेबल होते हैं इसलिए 6 मेंबर रिंग बना रहा है। 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 और छठा ऑक्सीजन, 6 मेंबर एक रिंग बना लेगा बेटा। और ये जैसे ही इसको देगा इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, तो ये पोलर बॉन्ड है, हाइड्रोजन को खींच के H+ बना देगा, ये H+ चला जाएगा यहाँ। तो ये जो साइक्लाइजेशन हुआ है वो हुआ है इन बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन, 1 and 5, 1 5 साइक्लाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में हुआ है, इसलिए इसको कुछ लोग 1 5 साइक्लाइजेशन कहते हैं। 1 5 साइक्लाइजेशन। अब देखो हुआ क्या है, ये ऑक्सीजन है और ये है हमारा पांचवा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है ये चौथा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है ये तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये है बेटा पहला कार्बन। मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो ये जानने में। दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ। तो आप देखिए पहला कार्बन ये वाला बॉन्ड बना रहा है O के साथ पांचवें के साथ, तो पहला वाला O कार्बन के साथ पांचवें वाले के। अच्छा, पहले वाले पे बताओ क्या होगा, ये H जब यहाँ आएगा तो OH और H बचेगा, यानी पहले पर OH और H। पहले पर जो 2 ग्रुप लगा है, एक है H, एक है OH, यानी इससे क्या क्या जुड़ा हुआ था, H, ये वाला H यहाँ आया O- पे तो OH, OH H ऑक्सीजन कार्बन, HOH ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन भी सेकंड वाला। अच्छा, सेकंड पे क्या है, H और OH, तो आप क्या करोगे, जो राइट में है उसको नीचे लिखोगे, तो राइट में जो है उसको नीचे, लेफ्ट में जो है उसको ऊपर। तो उस हिसाब से मुझे तीसरे में लिखना होगा, OH लेफ्ट में है तो ऊपर, राइट में है तो नीचे। चौथे पर भी कोई चेंजेस नहीं है, तो ये लिखाएगा ऊपर H, ये OH। अच्छा, पांचवें पर H और ये है,
तो H मान लो मैंने यहाँ दिखा दिया, तो 6 कार्बन आपका यहाँ होगा CH2OH, 6 कार्बन। तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 2 तरह से बनता है। ये एक्चुअली साइक्लाइजेशन में अभी थोड़ा सा आपको इशारा दे देंगे कि ये 2 तरह का कैसा बनता है। तो या तो ये बने, या लिख रहा हूं मैं और, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो पहले को छोड़ के लिख देता हूं मैं, HOH, OHH, HOH, H, CH2OH। यानी अगर आप देखें तो सब सेम दिख रहा है, सब सेम, यही बात है। ये तो ग्लूकोज था ना हमारा, दिस इज कॉल्ड डी पॉजिटिव ग्लूकोज। बहुत ज़्यादा कहिएगा तो आप कहिएगा अल्डोहेक्सोज। यही सब बातें हमने जानी है। ये जब इस पर अटैक मारेगा ना, ये जब इस पर अटैक मारेगा तो इस पर रोटेशन होगा बेटा। ये सीधे आकर इस पर, बस इन्हीं में रिएक्शन हो रहा है। तो ये जैसे ही आकर इस कार्बन को देगा, इसमें एक रोटेशन हो जाएगा। रोटेशन होने पर मुमकिन है कि ये H या तो इधर चला जाए। अगर ये H बेटा इधर आ गया लेफ्ट में तो इसे ऊपर दिखलाएंगे। अगर रोटेशन हो गया तो, घूम गया तो, या हो सकता है रोटेशन ना हो। अगर रोटेशन ना हो, ये यहीं रहे, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। देखो ये जैसे ही O नेगेटिव बनेगा, ये H आकर इस OH को इधर ले जाएगा। तो OH अगर लेफ्ट में हो गया तो OH को ऊपर दिखलाएंगे। यानी साइक्लाइजेशन में 2 पॉसिबिलिटी है। साइक्लाइजेशन में 2 पॉसिबिलिटी है कि पहले कार्बन का ओरिएंटेशन रिंग बनाते वक्त चेंज हो जाए या चेंज ना हो, चेंज हो जाए या चेंज ना हो। बाकी सारे कार्बन पर एकदम सेम स्ट्रक्चर है। आप चौथा देख लो, आप तीसरा देख लो, आप दूसरा देख लो, आप पांचवा देख लो, छठा देख लो। तो इसका मतलब फर्स्ट का यूज़ क्या है? फर्स्ट का यूज़ है साइक्लाइजेशन। मैंने कहा था ना सारे कार्बनों का यूज़ है। तो फर्स्ट कार्बन का क्या यूज़ है? फर्स्ट कार्बन का यूज़ है साइक्लाइजेशन प्रोसेस में। और फर्स्ट कार्बन को हम लोग कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। द फर्स्ट कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। फर्स्ट के अलावा सारे कार्बन को आप ईपीमेरिक कह दीजिए, क्योंकि उसमें अगर ओरिएंटेशन बदलता था तो ईपीमर बनता था। और अगर फर्स्ट कार्बन में ओरिएंटेशन बदल गया, जो कि साइक्लाइजेशन में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है, तो इसको एनोमर कहेंगे। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको रिंग वाला बताया है ग्लूकोज का, ये दोनों आपस में एनोमर है। तो फर्स्ट कार्बन एनोमर, फर्स्ट के अलावा कार्बन ईपीमर। अब सुनो, अगर आपको पहले कार्बन पर H ऊपर दिखे, OH नीचे दिखे, OH नीचे दिखे, तो इसे अल्फा कहते हैं। दिस इज अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। दिस इज अल्फा। ये एक स्ट्रक्चर का नाम है। अगर आपको OH ऊपर और H नीचे दिखे तो इसे बीटा कहेंगे। बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, यानी बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। और असल में रियलिटी क्या है वो बता दूं मैं। H के रिस्पेक्ट में नहीं बात की जाती है, OH के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। बाद में आपको समझ में आएगा। एक्चुअली हम लोग सब कुछ OH फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी था ना, तो OH अगर नीचे हो, नीचे, तब अल्फा। अगर OH ऊपर हो तो बीटा। तो फर्स्ट कार्बन साइक्लाइजेशन करता है, इसी को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये अल्फा बीटा डिसाइड करता है, ये अल्फा बीटा डिसाइड करता है। जबकि दूसरे कार्बन पर अगर मैं बदल देता, दूसरे पे बदल देता तो ये मैनोज हो जाता। और OH अगर यहाँ नीचे है तो अल्फा मैनोज, पहले पे ऊपर नीचे होगा तो अल्फा बीटा, और दूसरे पर अगर ओरिएंटेशन बदल जाएगा तो मैनोज, चौथे पे बदल जाएगा तो गैलेक्टोज। तो इसी स्ट्रक्चर से हम बना सकते हैं सब कुछ। एक और बात, इसको तो मैंने कहा था एल्डोहेक्सोज, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें एल्डिहाइड नहीं है बेटा, इसमें एल्डिहाइड नहीं, इसमें ईथर है।
इसमें इथर है, ये ऑक्सीजन जो है वो इथर फॉर्म बन गया है, इसमें नहीं है एल्डिहाइड ग्रुप, ये याद रखिएगा। और इसको एक नाम दिया गया है साइक्लिक स्ट्रक्चर को, वो नाम है पाइरेनोज। इसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत है। पाइरेनोज, पाइरेनोज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक 6 मेंबर रिंग होता है, ये भी पढ़ाया गया है जब मैं पढ़ा रहा था आपको, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग जब मैं आपको पढ़ा रहा था एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया गया था एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फ्यूरॉन और पायरॉन। तो पायरॉन में क्या होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, इसका नाम पायरेन, सॉरी 6 मेंबर होगा ना, गलती आ गया, 6 मेंबर रिंग होगा ना, ये स्ट्रक्चर बेटा, ये 6 मेंबर रिंग, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये है पायरेन, दिस इज पायरेन, ये स्ट्रक्चर कहलाता है पायरेन, 6 मेंबर रिंग होगा। तो ऐसा ही कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हटा दो तो आपको ये 6 मेंबर रिंग दिखाई देगा, 5 कार्बन रिंग में, और पहला और 5वां कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, पहला और 5वां, बाकी सब कार्बन है। तो ये अल्फा और बीटा एनोमर है और ये पायरेनोज है, पायरेनोज। अब एक और बात सीख लीजिए, यहीं पर डाटा वाली बात है, याद रखिएगा, अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 419 केल्विन, 419 केल्विन, जबकि बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट, बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन होता है। तो इसका मतलब ये 419 पर मेल्ट हो जाएगा और जबकि बीटा 423 पर, दोनों में 4 डिग्री का एक्चुअली डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट में 4 डिग्री का डिफरेंस होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में ये थोड़ा लेट मेल्ट किया है इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, बीटा ग्लूकोज आर मोर स्टेबल देन अल्फा ग्लूकोज। रीज़न क्या है, ये थोड़ा लेस है, लेस स्टेबल है, अल्फा ग्लूकोज कम स्टेबल है, बीटा ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल है। तो बेटा ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अल्फा बीटा तो आप साइक्लिक में ही बोलोगे, ओपन में तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ओपन में तो पहले कार्बन कॉन्सेंट्रेशन बदल ही नहीं रहा है, वो तो ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो तो जब अटैक करेगा तब घूमेगा। तो इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही आप अल्फा बीटा बोल सकते हैं, ओपन में अल्फा बीटा नहीं बोल सकते। अब सुनिए, ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल क्यों है? अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिमेट्रिक दिखेगा। सिमेट्रिक कैसे दिखेगा? इसमें OH ऊपर, इसमें नीचे, इसमें नीचे, इसमें OH ऊपर, इसमें नीचे, इसमें OH ऊपर, यानी इस तरह देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बिल्कुल सिमेट्रिक है। अच्छा इसका सिमेट्रिक का फ़ायदा क्या है सुनो, असल में ये ऊपर नीचे में क्या हो रहा है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। देखो इस H और इस O के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दोनों नीचे है ना, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के, तो ये नज़दीक नज़दीक होंगे। पहले कार्बन पे H नीचे, दूसरे कार्बन पे OH, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इस वाले को देकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इस वाले को देकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये वाला इसको देकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इस वाले को देकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जस्ट नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ आए, यहाँ दो OH ग्रुप है नीचे, इनमें रिपल्सन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ दोनों ऊपर ऊपर है, यहाँ दोनों नीचे नीचे है, रिपल्सन, ऑक्सीजन में रिपल्सन होने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कुल मिलाकर बात सुनिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसको आप ऐसे कहिए कि मोर स्टेबल है क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है। अब बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशन में आप देखेंगे तो ऊपर नीचे आपको OH ग्रुप दिखाई देंगे, एक तो सिमेट्रिक है और दूसरा मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब मोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए बीटा ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा ग्लूकोज। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का अल्फा बीटा। बस एक लास्ट आज बता देते हैं आपको फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज में क्या होगा? तो यार फ्रक्टोज में तो आपको पता ही है
कि सेकेंड कार्बन हमारा कीटोन होता है। सेकेंड कार्बन इज कीटोन। तो जब सेकेंड कार्बन हमारा कीटोन है तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप पर अटैक होता है। तो इसका मतलब ये यहां शिफ्ट होकर जाएगा कार्बन पे प्लस चार्ज, ये लोन पेयर अटैक मारेगा सेकेंड कार्बन को। तो ये डी निगेटिव फ्रक्टोज है। डी निगेटिव फ्रक्टोज, मैंने कहा था फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है और ये कीटो हेक्सोज है बेटा, ठीक है। तो ये निगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। तो रिंग कितना बना? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना है और साइक्लिजेशन हुआ है सेकेंड और फिफ्थ के बीच में, सेकेंड और फिफ्थ के बीच में, सेकेंड और फिफ्थ के बीच में। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 5 मेंबर रिंग, एक ये बन रहा है रिंग 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा समझो, दिस इज आवर सेकेंड कार्बन एंड दिस इज आवर फिफ्थ कार्बन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। देखो दूसरा कार्बन जो है ना, ये इस ऑक्सीजन के थ्रू 5वें से जुड़ा है, दूसरा ऑक्सीजन के थ्रू 5वें से। अब सोचने वाली बात है, पहला कार्बन दूसरे पे लगा हुआ है, तो पहला कार्बन दूसरे पे लगेगा। अब एक तरफ तो है H और एक तरफ है CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट सेकेंड। अच्छा थर्ड पर आपको पता है OH उधर है, OHH, फोर्थ पर HOH, फिफ्थ HCH2OH। बोलिए, तो ये 6 कार्बन हो गया। तो आपने पढ़ा था ना अभी कि जब हम लोग ओरिएंटेशन बदलेंगे तो ओरिएंटेशन दूसरे पोजीशन पे बदल सकता है, यानी हो सकता है ये OH इधर आ जाए या ये OH इधर वाला। अच्छा सेकंड पे OH है, मैं गलती से लिख दिया, सेकंड कार्बन पर OH होगा, ये H नहीं है, OH है, OH है ना, OH ऊपर था। देखो ये अटैक मारेगा, इसका सोचो क्या होगा। इस पर तो ये ग्रुप है वैसे ही, ये बॉन्ड टूटा था, ये निगेटिव था, ये H ले लेगा, तो इस कार्बन पे OH आके लगेगा, तीसरा कार्बन लगेगा, पहला कार्बन लगेगा और ये वाला ऑक्सीजन लगेगा। तो इस पर आकर लगा OH, एक कार्बन और ऑक्सीजन। बाकी आप गिन लो, टोटल 6 कार्बन हो गए और साथ में हाइड्रोजन 12, 2 1 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा दूसरा मैं क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था मैं कि ओरिएंटेशन का ख्याल रखेंगे। ओरिएंटेशन हो सकता है जैसे ही लोन पेयर अटैक मारता है, ये सेकंड पोजीशन का जो ओरिएंटेशन है ना, ये बदल जाए तो ये हो सकता है कि CH2OH ऊपर पहला कार्बन, जैसे सेकंड कार्बन OH नीचे, तीसरा OHH, चौथा HOH, पांचवा CH2OH, दिस इज 6। तो ये है हमारा डी निगेटिव फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, निगेटिव लीवो था इसलिए ये था डी निगेटिव फ्रक्टोज। अच्छा दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ अल्फ़ा बीटा का है। तो आपको पढ़ाया गया है OH अगर नीचे है तो बीटा कि अल्फ़ा, OH नीचे है तो अल्फ़ा, हमेशा याद रखिए OH नीचे है तो अल्फ़ा, OH ऊपर है तो बीटा। तो इसका मतलब दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा।
इसलिए मैंने OH के रिस्पेक्ट में कहा है, H के रिस्पेक्ट में नहीं कहा है। तो मैं फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमेशा बात करता हूँ। OH के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा आप समझिए, तो फंक्शनल ग्रुप का ओरिएंटेशन बदल गया है तो अल्फ़ा बीटा कहलाया है। वहाँ एल्डिहाइड था तो पहले कार्बन पे बदल रहा था, यहाँ दूसरे पे बदल रहा है, यानी जो कार्बन रिंग बना रहा है उस पर बदल रहा है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे। यही हमारा अल्फ़ा बीटा का कॉन्सेप्ट है फ्रक्टोज़ में। तो फ्रक्टोज़ क्या 5 मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग को हम लोग फ्यूरेन कहते हैं। तो ये हो गया फ्यूरेन्यूज़। वो पायरेन था, ये फ्यूरेन है। फ्यूरेन इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा फ्यूरेन का। यहाँ 5 मेंबर रिंग जो हमने बनाया था, मान लीजिए ऐसे ही, दिस इज 5 मेंबर रिंग, दिस इज कॉल्ड फ्यूरेन। तो फ्यूरेन, फ्यूरेनेज। तो आपको बस यही बातें ख्याल रखनी है स्ट्रक्चर वाइज। हेक्सोज के अंदर पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। ग्लूकोज, पहला कार्बन का ओरिएंटेशन चेंज, अल्फ़ा बीटा, एपीमर एनोमर, दूसरे पोजीशन का चेंज तो मैनोज, एपीमर, चौथे का चेंज गैलेक्टोज, एपीमर, पांचवा बता रहा है डी फॉर्म है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो पॉजिटिव। और फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, सेकंड कार्बन पर आ जाता है कीटोन। तो ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री देख लिया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, स्ट्रक्चर, ओपन क्लोज। तो ये सारे के सारे हेक्सोज आपके इंपॉर्टेंट है। सबका फार्मूला सेम है, C6H12O6। चाहे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए चाहे ओपन स्ट्रक्चर बनाइए। ओपन में एल्डिहाइड कीटोन होगा, साइकिल में ओपन, साइकिल वाले में मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कभी भी आपको एल्डिहाइड कीटोन देखने को नहीं मिलेगा। आपको ईथर देखने को मिलेगा, अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कार्बोहाइड्रेट का जो ओवरऑल ख़त्म हुआ। कल जब हम आएंगे तो और इसके आगे की बात करेंगे, खासतौर से ओलिगोसैकेराइड्स को, कि उसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं है। और उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।